नमस्कार। कहानियों के इस सफ़र में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे अखिलेश जी की कहानी चिट्ठी। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, यदि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ आप सबको पसंद आती हो तो कृपया मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कुटिया पर मुझे 7:30 बजे तक पहुंच जाना था और 7 बज गए थे। एक तो मेरी जेब में रिक्शे भर के लिए भी मुद्रा नहीं थी, दूसरे आज इस जाड़े की पहली बारिश हुई थी और इस समय रात के 7 बज गए थे। जाड़े में ठंडी के अनुपात से हमारा शरीर सिकुड़ जाता है और चाल धीमी हो जाती है। तो धीमी गति से कुटिया पर 7:30 बजे कैसे पहुंचा जा सकता था। मैंने मुफलर से कानों के साथ साथ समूचे सिर को ढक लिया, गर्दन पर लाकर दोनों किनारों को गांठ लगाई। अब मैं अपनी समझ से सर्दी से महफूज कुटिया तक पहुंच सकता था। मुफलर के भीतर से मेरी आंखें और नाक झलक रही थी। कुटिया में आज हम दोस्तों का सामूहिक विदाई समारोह था। कहने को तो हम बड़े दिन की छुट्टियों में घर जा रहे थे, पर इस बार का जाना साधारण प्रस्थान नहीं था। इस बार हमारे गमन में उत्साह नहीं, मजबूरी थी। घरों से मनी ऑर्डर आने की अवधि बढ़ती जा रही थी और हम किसी भी कंपटीशन में उत्तीर्ण नहीं हो रहे थे। हमने कुछ अखबारों में, दफ्तरों और रेडियो स्टेशन में चक्कर मारे। पहली बात तो वहाँ काम का टूटा था। अगर काम था तो क्षणजीवी किस्म का, उसमें भी श्रम ज्यादा और धन कम का सिद्धांत सर्वमान्य था। सबसे पहले रघुराज ने घोषणा की, मैं घर जाऊंगा, इलाहाबाद में मेरा पेट नहीं भर पाता। कृष्णमणि त्रिपाठी ने गंभीरता का नाटक करते हुए कहा, सब्र करो और भगवान का भरोसा रखो। ऊपर वाला जिसका मुंह चीरता है उसे रोटी भी देता है। हम हंस पड़े। कृष्णमणि की यह पुरानी आदत थी। वह नास्तिक था और ईश्वर की बात करके वह ईश्वर का मजाक उड़ाता था। उसका चेहरा मुलायम था और हाथों पर बड़े बड़े घने बाल थे। यह प्रारंभ था। बाद में एक दिन हुआ यह कि फैसला हो गया, हम अपने अपने घरों को चले जाएंगे। विनोद ने कहा था, हम इस तरह नहीं जाएंगे। हम एक दिन जाएंगे और जाने के एक दिन पहले मेरे कमरे पर बैठक होगी और उसमें मैं शराब सर्व करूंगा। विनोद ने अपने कमरे का नाम कुटिया रखा था। मैं विनोद के कमरे पर जा रहा था, कुटिया जा रहा था। यहाँ पर मेरे बाकी दोस्त मिलेंगे, वे भी कल मेरी तरह इस शहर को छोड़ देंगे। आगे की कहानी संक्षिप्त, सुखहीन और मंथर है, इसीलिए मैं थोड़ा पहले की कहानी बताना चाहूँगा। उसमें उन्मुक्त विचार, प्रसन्नता और गति है। तो आखिर चीजें इतनी उलट-पुलट क्यों हो गईं? यह रहस्य मैं इस उन्मुक्त प्रसन्नता और गति से भरे हिस्से के बाद, यानी अभी-अभी जहां पर कहानी ठहरी थी, उसके बाद के अंश में खोलूंगा। विनोद से मेरी पहली मुलाकात एक गोष्ठी में हुई थी। उसमें उसने कविताएं पढ़ीं, जिनकी मैंने जमकर धुनाई की। सचमुच उस गोष्ठी में उसकी कविताएं रुई थी और मैं धुनिया। बस उस गोष्ठी के बाद विनोद मेरा दोस्त बन गया। हमारी काठी छनने लगी। हमारी जो कुछ लोगों की मंडली थी, उसमें सिफारिश करके मैंने उसका दाखिला करा दिया। उधर उसका दाखिला हुआ था और इधर मेरा मकान मालिक 7 महीनों का बकाया किराया मांगने में हरामीपन की हद तक उतर आया। एक बार मैंने मजाक में मामला रफा दफा करने की गर्ज से कहा, 9 महीने हो जाने दीजिए, 7 महीने में जच्चा बच्चा दोनों को खतरा रहता है। सुनकर मकान मालिक ने पिच से थूक दिया। पान की पीक ने मेरी वाक्पटुता की रेड मार दी। आखिरकार मैंने पाया कि इस मामले में 7 महीने का मुक्त निवास भी उपलब्धि है। मंडली में कमरा तलाश करने की बात चलाई। अगले दिन सभी कमरे की खोज में सक्रिय हो गए। नवागंतुक विनोद भी इस काम में जोत दिया गया था। कमरे के मामले में मकान मालिक सिद्धांतवादी होते हैं। उन्होंने कुछ सिद्धांत बना रखे थे, जैसे शादीशुदा लोगों को ही किराएदार बनाएंगे, नौकरी वालों को वरीयता देंगे, नौकरी स्थानांतरण वाली हो। कुछ लोग गोश्त मछली खाने पर पाबंदी लगाते, तो कुछ रात में देर से आने पर, वगैरह वगैरह। मैं इन सभी मानदंडों पर अयोग्य था, फिर भी छल प्रपंच कर कमरा प्राप्त ही कर लिया। दरअसल हम भी कोई ऐरे गहरे नहीं थे। मेरा और मेरी मंडली का भी एक सिद्धांत था कमरे को लेकर। कमरा उसी मकान में लिया जाएगा जिसमें और जिसके आसपास नैसर्गिक सौंदर्य हो, यानी सुंदरियां हो। इस बात की जानकारी हेतु हमारे पास उपाय था। हम पान और चाय की दुकानों पर गौर करते। जहां मुस्टंडों का जमावड़ा होता,
उसके आसपास कमरा पाने के लिए जद्दोजहद करते। कमरा ना मिले यह दिगर बात है, किंतु हमारे प्रयोग की प्रामाणिकता कभी भी संदेहवती नहीं हो पाई थी। वाकई वहां सुंदरियां होती। चाय पानी की दुकानों के अलावा एक और दिशा सूचक था हमारे पास पड़ताल का। हम मकान के छज्जों और छतों पर दृष्टिपात करते। यदि सलवार कुर्ते दुपट्टे या अन्य वस्त्र लटके होते तो हम वहां बातचीत करना मुनासिब समझते। विनोद इस प्रसंग में कुछ ज्यादा ही मुद्दर निकला। नैसर्गिक सौंदर्य या नैसर्गिक सौंदर्य के वस्त्र देखता तो पहुंच जाता और पूछता, मकान खाली है क्या? नहीं सुनने के बाद यह प्रश्न करने लगता कि बताया जाए आसपास में कोई मकान खाली है। खैर, काफी छानबीन के बाद एक कमरा मिला। बातचीत के पहले हमने छज्जे पर कुंवारे कपड़े देखे और छत पर 3 नैसर्गिक सौंदर्य। मकान मालिक को तुरंत एडवांस दिया और पहली तारीख से रहने की बात पक्की कर ली। जब हम कमरे में आए तो यह जिंदगी का बहुत बड़ा घोटाला साबित हुआ था। मंडली के प्रत्येक सदस्य का चेहरा गमगीन हो गया था। वे तीनों सौंदर्य विभूतियां रिश्तेदार थीं, जो मंडली से बेवफाई करके चली गई थीं। रघुराई ने कहा, सालियों के सलवार कुर्ते दुपट्टे अब कहीं और टंगते होंगे और युवा पीढ़ी को दिशा भ्रमित करते होंगे। प्रदीप ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, सब माया है। और कमरे में कोरस शुरू हो जाता। माया महाठगनी हम जानी, तिरगुन फास लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। मंडली में कई लोग थे। प्रदीप, रघुराज, कृष्णमणि त्रिपाठी, विनोद, दीनानाथ, त्रिलोकी, मदन मिश्रा आदि। हम विश्वविद्यालय के बेहद पढ़े लिखे लड़कों में से थे। हमारी पढ़ाई लिखाई वह नहीं थी जो गुरुओं के पाजामे का नाड़ा खोलने से आती हैं। हम उस तरह के पढ़ने वाले भी नहीं थे जो प्रकट हो जाने वाले ग्रस्त रोगी की तरह अपने बाड़े में ही दुबके रहते हैं। राजनीतिक रुझान भी थी हमारी। हम लोग लड़कियों के दीवाने थे। कोई हमारी आंतरिक बातें सुनता तो हमें लंपट लुच्चा मान लेता, मगर हम ऐसे गिरे हुए नहीं थे। लड़कियों के प्रति यह आसक्ति वास्तव में जिज्ञासा और खेल थी। सीमा का अतिक्रमण हराम था हमारे लिए। सच कहूं तो हम इतने नैतिक थे कि अवसर को ठुकरा देते थे। वैसे तो हम लोगों की तरफ अनेक लड़कियां लपकती थीं। हम अपने अपने विभाग के हीरो थे। यह भी बता दूं कि चिकनी चुपड़े गालों, सफाचट मूछों और दौलत की वजह से हीरो नहीं थे, बल्कि हम में से अधिसंख्य तो दाढ़ी भी रखते थे। जहां तक दौलत का प्रश्न है तो हम में से ज्यादातर लड़कियों से प्रायः चंदा मांगते थे। इस राह पर त्रिलोकी दो डगागे था। वह व्यक्तिगत कामों के लिए भी लड़कियों से चंदा वसूलता, लेकिन वह उन नेताओं की तरह नहीं था जो सामूहिक कल्याण के लिए चंदा लेकर अपने तेल फुलेल पर खर्च करते। त्रिलोकी को जब निजी काम के लिए जरूरत होती तो जरूरत बतलाकर पैसा लेता। वह कहता, विभा, भोजन के लिए पैसा नहीं है, लाओ निकालो। एक बार एक लड़की ने त्रिलोकी से पूछा, तुम हम लड़कियों से भी क्यों हमेशा चंदा मांगते हो? क्योंकि वे दयालु होती हैं, लड़के घाघ और क्रूर होते हैं। त्रिलोकी की इस स्थिति की वजह उसकी एक खराब आदत थी। घर से जब उसका मनी ऑर्डर आता तो वह सनक जाता। रिक्शा के नीचे उसके पाँव नहीं उतरते थे। दोस्तों के साथ नॉनवेज खाता और सिनेमा देखता। एक दो बार जन कल्याण भी कराता। जल कल्याण मंडली में शराब का कोड था और देशभक्त प्यार मोहब्बत का। हाँ, तो हफ्ते भर में त्रिलोकी के पैसे चुक जाते और वह सड़क पर आ जाता। कमोबेश मंडली के हर सदस्य की स्थिति यही थी। हमारी त्रासदी थी कि हम सुखमय जीवन जीने की कामना रखते थे, किंतु हमारे मनी ऑर्डर वानप्रस्थ पहुंचाने वाले थे। यह दिगर बात है कि सब लोग त्रिलोकी की तरह महीने के पहले हफ्ते में ही कंगाल नहीं होते थे, लेकिन महीने के अंत में भोजन को लेकर 3 तिकड़म करना सभी की बाध्यता थी। कृष्णमणि होटल में रजिस्टर देखता। जितने मीटिंग वह अपने एक रिश्तेदार के यहाँ खाकर संतुलन स्थापित करता। मदन मिश्र प्रायः कमरे में खिचड़ी पकाकर मेस में एब्सेंट लगवाता। रघुराज भूखा रहकर भी हंसते रहने की क्षमता अर्जित कर चुका था। प्रदीप, जिसमें ऐसी कोई योग्यता नहीं थी, लोगों के यहाँ घूम घूम कर खाता। पंकज सक्सेना शर्मिला था, सो मंडली ने विनोद को समझा दिया था। वह उसका सत्कार करता। विनोद फले फूले परिचितों से सम्मानजनक रकम कर्ज लेता था, जिसे कभी नहीं चुकाता था। छुट्टियों के बाद यूनिवर्सिटी खुली थी, इसीलिए लोगों के चेहरे पर एक खास तरह का नयापन और उल्लास था। पर ये चीजें उतनी नहीं थीं जितनी इस मौके पर होनी जरूरी थी, क्योंकि कल इस जाड़े की पहली बारिश हुई और आज हवा तेज चल रही थी।
इसीलिए लोग ठंड से सिकड़े हुए थे। मैं कुछ ज़्यादा ही पहले अपने हिंदी विभाग आ गया था, इसीलिए सामने के लॉन में खड़ा धूप खा रहा था। मुझे त्रिपाठी का इंतज़ार था कि वह आए तो चलकर चाय पी जाए। मोहन अग्रवाल साले का पीरियड कौन अटेंड करे। मैं सदानंद जी के अलावा और किसी का पीरियड अटेंड नहीं करता था, क्योंकि बाकी अध्यापक पढ़ाई के नाम पर कथा वाचन करते थे या खुद सही किताब से नकल करके इमला लिखवाते थे। एमए में नकल का इमला। मैंने इनकी कक्षाओं का बायकॉट कर दिया, पर मेरे इस कुकर्म पर वे भन्नाने की जगह परम प्रसन्न हो गए, क्योंकि अब क्लास में निर्भीक भाव से लघु शंका दीर्घ शंका समाधान कर सकते थे। मुझे त्रिपाठी पर झुंझलाहट हुई। आ क्यों नहीं रहा है? कहीं डूब गया होगा बतरस में। त्रिलोकी को बोलने का भयानक चस्का था। उसके बारे में प्रसिद्ध था कि त्रिलोकी जब बोलना शुरू करता है तो सामने वाला केवल कान होता है और वह केवल मुंह। मैं कहता हूँ निकल जाओ, निकल जाओ। मेरे विभाग में उसके आने का एक उद्देश्य सुंदरियों को देखना भी होता था। यहाँ एमए के दोनों भागों में लड़कियों की तादाद लड़कों से ज्यादा होती थी, इसीलिए यह विभाग अन्य छात्रों का तीर्थ होता था। यहाँ लोग विपरीत सेक्स के चक्कर में इस तरह मंडराते जैसे अस्पताल और मंदिरों के आसपास मंडराते हैं। वैसे यह विद्यालय का मीरगंज बोला जाता था। मीरगंज इलाहाबाद का वह स्थल है जो नैतिकतावादी लोग बहुत सतर्क होकर घुसते और टिकते हैं और बाहर निकलते हैं। तभी सदानंद जी का स्कूटर रुका और वह अपना हेलमेट हाथ में लिए हुए झुलाते हुए आते रहे। हमारी मंडली उनका बेहद सम्मान करती थी, लेकिन उनसे हमारे संबंध बेतकल्लुफ थे। एक बार हमने उनसे शराब के लिए रुपए भी लिए थे। वह अपनी मेधा और वामपंथी रुझान के अतिरिक्त एक अन्य प्रकरण की वजह से भी चर्चित थे। उन्होंने प्रेम विवाह किया था, किंतु विभाग की अध्यापिका सुनीता निगम से प्रेम करते थे। दोनों दुस्साहसी थे और भरे विभाग में एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते थे। कई लोगों ने उन्हें सिविल लाइंस के एक अच्छे रेस्तरां में देखा सुना था। गुरु के बारे में ज्यादा क्या कहा जाए, समझदार के लिए इशारा काफी है। मतलब यह कि विवाह न करने के बावजूद दोनों दंपति थे। सदानंद जी मुझे देखकर मुस्कुराए और पास आकर मेरे अभी हाल में छपी एक कविता की तारीफ करने लगे। मैंने सोचा इस तारीफ को कोई सुंदरी सुनती तो आनंद था। तभी एमए प्रीवियस के एक नई किंतु सुंदर लड़की उपमा श्रीवास्तव दिखी। हम दोनों का हल्का हल्का चक्कर भी चल रहा था। मैं उसे बुलाकर सदानंद जी से परिचय कराने लगा। परिचय के बाद मैंने कहा, हाँ तो सर, मेरी उस कविता में कोई कमी तो नहीं रह गई? तारीफ तो आपने बहुत कर दी। वह मुस्कुराकर बोले, नहीं भाई, यह तुम्हारी बहुत अच्छी कविता है। सर प्रणाम। त्रिलोकी आ गया था। आज हम 4 लोग धूप के एक वृत्त में खड़े थे। तभी विभागाध्यक्ष महेश प्रसाद, जिन्हें मंडली गोबर गणेश कहती थी, लपड़ झपड़ करते आते दिखाई पड़े। उन्हें देखकर उपमा थोड़ी दूर खिसक कर खड़ी हो गई। कई दूसरे लोगों ने भी अपनी पोजीशन बदल ली, क्योंकि सदानंद जी और गोबर गणेश जी में दांत कटी दुश्मनी थी। गोबर गणेश जी हिंदी विभाग का अध्यक्ष होने के नाते अपने को साहित्यकार लगाते थे, पर साहित्य में मान्यता सदानंद जी की थी। इसके अतिरिक्त गणेश जी प्रो वीसी लॉबी में भी थे, जबकि सदानंद जी एंटी वीसी लॉबी में थे। और सबसे खास बात, इस विश्वविद्यालय के अध्यापकों में ब्राह्मण और कायस्थ जाति के लोग शक्तिशाली थे, जबकि सदानंद जी सिंह थे। इस मामले में भी गणेश जी का कहना था कि असल में वह सिंह नहीं यादव थे। सदानंद जी मथुरा के नंद कुलवंशी थे। गणेश जी निकट आए तो सदानंद जी ने नहीं, लेकिन मैंने और त्रिलोकी ने प्रणाम किया। जवाब में उनका सिर कांपा तक नहीं और आगे बढ़ गए। त्रिलोकी उनके पीछे हो लिया। सर, हमारा और आपका मुद्दा आज हर हालत में साफ हो जाना चाहिए। मैं भी सदानंद जी को छोड़कर लपका। त्रिलोकी गणेश जी के संग उनके कमरे में घुस गया तो मैं चिक से सटकर खड़ा हो गया। कैसा मुद्दा? गणेश जी हाँफ रहे थे। भक्ति आंदोलन के सामाजिक कारण क्या थे? उस दिन बताया था, सुना नहीं था क्या? उन्होंने किसी बच्चे की तरह चिढ़कर कहा। उस दिन भक्ति आंदोलन के सामाजिक कारण बदलाने के नाम पर आप सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश करते रहे। मैं तुम्हें क्यों बताऊं सामाजिक आधार? तुम तो हिंदी के छात्र हो नहीं। आउटसाइडर होकर मेरे विभाग में कैसे घुसे? त्रिलोकी कुर्सी खिसकाकर खड़ा हो गया। हाथ के पंजों को मेज पर रखकर थोड़ा सा झुक गया। भक्ति आंदोलन पर हिंदी वालों का बैनामा है क्या? रही बात आउटसाइडर की, तो जो साले लुच्चे बदमाश आपके विभाग में आंख सेकने आते हैं, उनको कभी आपने मना किया? मना किया? आ? उनको मना करने में आपकी दुब दुब होती है। मीना बाजार बना रखा है हिंदी डिपार्टमेंट को।
महानगरों की सिटी बसें बना रखा है। मैं कहता हूँ निकल जाओ यहाँ से। तो आप मुझे बाहर निकाल रहे हैं? मैं हिंदी का विद्यार्थी ना होते हुए भी आपको चैलेंज करता हूँ कि हिंदी साहित्य ही नहीं, संसार के साहित्य के किसी मसले पर बहस कर ले। बहस में अगर जीत जाए तो मैं पेशाब से अपनी मूछें मुड़ा दूंगा। मैं कहता हूँ निकल जाओ, निकल जाओ। मुझसे निकलने को कह रहे हैं, दुरदुरा रहे हैं, जबकि मैं साहित्य का योग्य अध्येता हूँ और गुंडों को आप सल्टर देते हैं। मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाते जाते एक बात कह देना चाहता हूँ कि क्या कारण है, जब से आप हेड हुए यहाँ केवल लड़कियों ने टॉप किया। वह तमतमाया हुआ बाहर आ गया। मैंने खुश होकर उसकी पीठ पर हाथ रखा। वाह गुरु, मजा आ गया। चलो लल्ला की दुकान पर तुम्हें चाय पिलाता हूँ। अभी पहले एक ठो सिगरेट तो ला। हाँ हाँ गुरु, लो। हम दोनों सिगरेट पी रहे थे। पढ़ने में रुचि रखने वाले लड़के लड़कियां हमें मुग्ध भाव से देख रहे थे, लेकिन पास नहीं आ सकते थे क्योंकि उन नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को अच्छे नंबर लाने थे। उपमा श्रीवास्तव भी एक कोने में खड़ी होकर हमें देख रही थी। त्रिलोकी मुस्कुराया। कहो, कब तक भाभी जी को देवर दिखलाते रहोगे? वैसे उनके बगल वाली मेरी श्रीमती हो सकती हैं। श्री शादीशुदा सपने देखना छोड़ दो, मैंने कहा। लेनिन के अनुसार सपने हर इंसान को देखने चाहिए। वह तो दिन वाला सपना है, तुम तो रात वाले सपने देख रहे हो। तुम कुंवारे वाले स्वप्न दोष से आगे जा ही नहीं पाते। हाँ हाँ हाँ, मैंने ठहाका लगाया और कहा, इस बात का फैसला लल्ला की दुकान पर होगा। लल्ला की दुकान पर लड़कों का खूब जमावड़ा होता था, जिसकी खास वजहें थी। दुकान यूनिवर्सिटी और कई हॉस्टलों के निकट थी। फिर सामने विमेंस हॉस्टल था। इसके अलावा लल्ला ने एक हिस्से में जनरल स्टोर की दुकान खोल ली थी। विमेंस हॉस्टल के आसपास से इकलौती अच्छी दुकान थी, सो हमेशा दो चार लड़कियां खरीद फरोख्त करती रहती थी। मैं और त्रिलोकी दुकान पर पहुंचे। वहाँ इलेक्शन की चर्चा थी। हमने चर्चा में शरीक होने की पहले जनरल स्टोर की तरफ देखा। कुछ लड़कियां और कुछ सामान्य जन सामान खरीद रहे थे। त्रिलोकी ने मुझे कोंचा, वो पीली साड़ी वाली को देखो। मैंने देखा। गोरा रंग और बड़ी बड़ी आंखों वाली थी वह। पीली साड़ी ने उसके गोरेपन को चंदन का रंग बना दिया था। शैम्पू किए चमकते हुए बाल घुंघराले और कटे हुए थे। मैंने उसे पहले भी कई बार देखा था। वह भेष बदला करती थी। कभी सलवार कुर्ते में होती, तो कभी पैंट शर्ट में, तो कभी स्कर्ट में। उसके कपड़े कभी ढीले होते तो कभी चुस्त। आज पीली साड़ी पहने थी और अलौकिक बाला लग रही थी। देख लिया, मैंने बताया। क्या प्रतिक्रिया है? भारत में मोनालिसा। श्श, वह पंकज सक्सेना की है। पंकज की योजना है नौकरी लगते ही शादी कर लेगा। ईश्वर उसे अखंड सौभाग्यवती बनाए, मैंने कहा। हम दोनों आकर दुकान के स्टूल पर बैठ गए। छात्र संघ के चुनाव परिणाम पर चर्चा चल रही थी। इस बार हमारी मंडली जिस संगठन से जुड़ी थी, उसने भी अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी खड़ा कर रखा था, जिसने अच्छी तरह शिकस्त खाई थी। दरअसल आज़ादी के बाद इस विश्वविद्यालय के छात्र संघ का इतिहास रहा है कि अध्यक्ष की कुर्सी पर किसी ठाकुर या ब्राह्मण ने ही पादा है, और प्रकाशन मंत्री की कुर्सी कोई हिजड़ा भड़वा टाइप का ही आदमी गंदवाता रहा है। अध्यक्ष विगत अनेक वर्षों से भारतीय राजनीति के एक धुर कूटनीतिक बहुखंडी जी की उंगलियों और आंखों की संगीत, चित्रकला और भाषा को तत्क्षण समझ लेने वाला होता रहा है। इसके मूल में छिपा रहस्य यह है कि बहुखंडी जी पहले इस बात का जायजा लेते हैं कि कौन दो सबसे वरिष्ठ प्रतिद्वंदी हैं, फिर उनका कुबेर दोनों को समृद्ध करता है। इसके बावजूद इस बार हमारा संगठन बहुखंडी जी की मंशा का खंड खंड करता। बहुखंडी जी ही क्यों, शराब के बड़े ठेकेदार सीताराम वरनवाल, उद्योगपति हाफिज, सभी के फन को कुचलता हमारा संगठन। सभी की लपलपाती जीभ को सिद्धांतों के धागे से नापता हमारा संगठन। लेकिन चुनाव की पिछली रात जनेऊ घूम गया। बहुखंडी जी का प्रत्याशी इस बार ब्राह्मण था। मशाल जुलूस निकालने के बाद वह सभी छात्रावासों में गया और अपनी जाति के लोगों की मीटिंग कर पानी भरने की रस्सी जितनी मोटी जनेऊ निकालकर गिड़गिड़ाया, जनेऊ की लाज रखो। और हम हार गए। हम छात्र संघ के चुनाव की चर्चा में डूब उतरा ही रहे थे कि रघुराज हांफता हुआ आया और मुझसे तथा त्रिलोकी से एक साथ बोला, 6 समोसे खिलाओ। हम समझ गए आज खाना नहीं खाया उसने। इस समय वो थोड़ा बुझा हुआ भी था कि त्रिलोकी ने उससे पूछा, कहाँ से आ रहे हो महाराज? यार, 2 लड़कियों से आरूढ़ रिक्शे के पीछे साइकिल लगाई। रिक्शा सिनेमा हॉल के पास रुका। मैं भी देखने लगा फिल्म। हम समझ गए
अब रघुराज शुरू हो गया है। मैंने पूछा, कैसी थी फिल्म? ठीक ही थी, बस अश्लीलता का अभाव था। रघुराज की विशेषता थी कि मूड की स्थिति में संसार के सभी क्रिया व्यापार के मूल्यांकन के लिए उसके पास इकलौता बटखरा सेक्स था। और लड़कियां कैसी थीं? त्रिलोकी का प्रश्न था। क्षमा करना यार, मैं बताना भूल गया। उसमें एक लड़की थी, दूसरी नवविवाहिता थी, भाभी जी। पर तुम किसके लिए प्रयासरत थे? दोनों के लिए, बेशक दोनों के लिए, लेकिन ज्यादा भाभी जी के लिए। लेकिन रघुराज, मैंने प्रायः देखा है कि तुम्हें शादीशुदा औरतें ज्यादा अच्छी लगती हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह, मैं ज्यादा चीची नहीं करती। वाह रघुराज, तुम्हारी पकड़ बहुत अच्छी है। तुमको लेखक होना चाहिए। उपन्यास पर काम करो रघुराज। कर रहा हूँ। एक उपन्यास पर काम कर रहा हूँ। अतृप्त काम वासना का जिंदा दस्तावेज। और एक कहानी भी पूरी की है। इलाहाबाद के 3 लड़कों को देखकर दिल्ली की लड़कियां विद्रोह कर घर से बाहर। उसने जोर से ठहाका लगाया। साले लेखकों की दुम। आज तक मैंने कुछ लिखा है जो अब लिखूंगा? फिर आज तक बांझ औरत की कभी संतान हुई है? हा हा हा। रघुराज अब अपनी रौ में था। हमने वहां से उठ लेना ही बेहतर समझा, क्योंकि वहां मंडली से बाहर के कई लड़के थे जिनकी निगाह में हम ब्रह्मचारी किस्म के सरल सीधे माने जाते थे। हम उठने लगे तो दूसरे लोगों ने हमें रोका, लेकिन हम रुके नहीं। थोड़ी ही दूर हम आगे बढ़े तो रघुराज ने अपना काम शुरू कर दिया। आने जाने वाली प्रत्येक लड़की को वह टकटकी बांध कर देखता। हमने टोका तो कहने लगा, कहाँ कायदे से देख पाता हूँ। ईश्वर ने एक आंख पीछे भी दी होती तो कितना आनंद होता। मैंने सलाह दी, तुम इसके लिए तपस्या शुरू कर दो। ठीक है, वह ठिठक गया। मैं यहीं धुनी रमाऊंगा। ठीक सामने विमेंस हॉस्टल था। मुझे इसकी वह आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। देखो, तुम वुमेन्स हॉस्टल के बारे में कुछ मत कहना। क्यों? क्योंकि जब सूरज डूब जाता है तो अंधेरे में लड़कियों का यह हॉस्टल मुझे एक अद्भुत रहस्य लोक सा लगता है। मेरे भीतर इसके लिए एक पवित्र भाव है। देखो बालक, वैसे मैं तुम्हारे तथाकथित पवित्र बोध को अपवित्र नहीं करना चाहता। रघुराज गंभीर हो गया। लेकिन अज्ञान की वजह से जन्मी पवित्रता कोई वजन नहीं रखती। इसीलिए तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जिज्ञासा को शांत कर सकता हूँ। चाहते हो? त्रिलोकी बोल पड़ा। हाँ हाँ महाराज, बताओ। तो सुनो। वह रुक गया। हम लोगों को पल भर देखा, फिर धीरे धीरे चलते हुए कहने लगा, मैं कुछ बताने से पहले एक सवाल करना चाहता हूँ। बताओ, इस हॉस्टल में पीएसएफ से जुड़ी लड़कियां अधिक क्यों हैं? हमारे संगठन की तरफ वे ज्यादा आकर्षित क्यों नहीं होती? तुम ही बताओ महाराज, सब तुम ही बताओ। त्रिलोकी ने व्यग्र होकर कहा। ठीक है, मैं ही बताता हूँ। इसलिए कि पीएसएफ भाद्रे लोगों की वर्चस्व स्थली है। इसमें लड़कियां इसलिए जाती हैं कि इससे जुड़कर उनको अपने आप को विशिष्ट समझने का एहसास होता है। रघुराज, हमने पीएसएफ और लड़कियों के संबंध पर प्रकाश डालने के लिए प्रार्थना नहीं की थी। मैंने अधीर होकर कहा। त्रिलोकी ने भी मेरी बात पर हामी भरी। रघुराज भड़क गया। तुम लोग तभी तो अच्छे लेखक नहीं बन सके। वह जोर जोर से बोलने लगा। केंद्रीय तत्व को समझे बिना यथार्थ को फैलाने की कोशिश करते हो। यही हड़बड़ी वाली आदत रही तो शीघ्र पतन के रोगी कहलाओगे। हमने हाथ जोड़ लिया। अच्छा भैया, सुनाओ सुनाओ। चलो क्षमा कर देता हूँ। हाँ, तो मेरी उपरोक्त बात से तत्व निकलता है कि विमेंस हॉस्टल की अधिकांश लड़कियां आर्थिक दृष्टि से दुरुस्त परिवारों से जुड़ी हैं। लेकिन इससे क्या होता है? यहाँ भी कई तरह की भिन्नताएं कई तरह के कलहों को जन्म देती हैं। अब बहुत संभव है थानेदार की बिटिया का मनी ऑर्डर और जूनियर इंजीनियर की बिटिया का मनी ऑर्डर क्रमशः डिप्टी एसपी और असिस्टेंट इंजीनियर की बिटिया के मनी ऑर्डर से ज्यादा रुपए का होता है। ऐसी स्थिति में पहले दोनों का घमंड अपने बाप के पैसों का होगा, दूसरी दोनों को अपने अपने बाप के पद का। दूसरी तरफ हीनता भी अपने बाप के पद के कारण। लड़कियों को तुम तो जानते ही हो, हाड़ की भावना बड़ी प्रबल होती है। वे किसी भी चीज में हीनतर नहीं दिख सकती। कम से कम दूसरों से 19 तो नहीं दिखना चाहती। अब जिसकी माली हैसियत अपेक्षाकृत पिछड़ी होती है, वे गड़बड़ सड़बड़ हो जाती हैं। ऐसे में पहला काम किसी मालदार प्रेमी को पटा लेने का होता है। उसके बावजूद कमी पड़ी तो पतन शुरू हो जाता है। इतना कहकर रघुराज चुप हो गया। हम भी चुप हो गए। कुछ देर बाद मैंने कहा, और कुछ ज्ञान दोगे? समय क्या है? 3:40।
तो त्रिलोकी तुम भी सुनो, हमें चलना भी है। 4:30 पर जाकर सांस्कृतिक प्रपंच का विरोध करना है। पर तुमने यह नाम क्यों दिया? क्योंकि किसी भी स्वस्थ कला के निर्माण के लिए इसकी समाज से प्रतिक्रिया अनिवार्य होती है। पर जिनको तुम लोग आज डंडा करोगे वे स्वयं रचते, स्वयं आनंदित होते हैं। हम अल्फ्रेड पार्क यहाँ से आधा घंटा में आसानी से पहुँच सकते हैं। वहाँ हम धूप का एक टुकड़ा खोजेंगे और 20 मिनट लेटे रहेंगे। शहीद पार्क से इकट्ठा होकर हमें कला भवन के लिए कूच करना था। बाकी लोग वहीं मिलने वाले थे। मंडली के नेतृत्व में तमाम युवा कलाकार छात्र भवन में हो रहे नाट्य समारोह का विरोध करने वाले थे, क्योंकि कला भवन एक सरकारी संस्था थी और इसके कार्यक्रम जनता और उसके अपने कलाकारों से मुंह मोड़े रखते थे। इसमें दर्शक श्रोता अफसर वगैरह होते और कलाकार विदेशी मेकअप में ऐठे रहने वाले। यहाँ शराब की झमाझम बारिश और रासलीला के प्रयत्न की सुरसुरी समय असमय हर समय देखी जा सकती थी। विनोद ने कहीं से कार्यक्रम का पास उपलब्ध कर लिया था। योजना यह थी कि वह हमारे विरोध के पर्चों का बंडल झोले में छुपाकर भीतर हो जाएगा और भीतर जितना बांट सकेगा बांटेगा, बाकी लोग बाहर नारेबाजी करेंगे। तो मंडली के लोगों का एक रूप था बौद्धिक, मस्त और निर्भय। जिंदा दिली की रोशनाई में डूबी कलम थे हम। पर हम और भी कुछ थे। कहीं कुछ बुरा देखें, बुरा सुने, हम क्रोध से कांपने लगते। इतने अजीब थे हम कि यदि खुद ही गलत कह या कर जाते तो खुद पर भी खफा होने लगते। हम पोस्टर चिपकाते, नारे लगाते, जुलूसों में होते, सभाओं में होते, हड़तालों में होते। हम पुलिस और गुप्तचरी के रजिस्टर में दर्ज थे। हम गर्म तंदूर पर पक रही रोटियां थे, लेकिन हम ऊपर उड़ते गैस भरे रंग बिरंगे गुब्बारों की तरह थे। हम उड़ रहे थे। उड़ते उड़ते हम ऐसे वायुमंडल पे पहुंचे जहां हम फूट गए। अब हम नीचे की ओर गिर रहे थे, अपना संतुलन खोए हम नीचे की ओर गिर रहे थे। हमारा क्या होगा हमें पता नहीं था। हमें नौकरी मिल रही थी या नहीं, जबकि वह हमारे लिए सांस थी इस वक्त। उपमा मुझसे उखड़ी उखड़ी रहने लगी। जब भी मिलती मशवरा देती कि मुझे कंपटीशन की पढ़ाई और मेहनत से करनी चाहिए। इस पर मैं क्रुद्ध हो जाता। धीरे धीरे हमारे संबंधों के पांव उखड़ने लगे। सदानंद जी भी मंडली से दोस्ताना अंदाज में नहीं मिलते। वह मंडली पर दया करने लगे थे। अब हम भोजन के लिए लाल तिकड़म नहीं करते थे, न होने पर भूखे रह जाते। उधार लेने का मनोबल भी खो चुके थे हम। कोई हमसे पूछता क्या कर रहे हो, तो प्रत्युत्तर में हम कांपने लगते। किसी से मिलने के पहले ही हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती। कहीं पूछ न लिया जाए कि क्या कर रहे हैं। आपस में भी मिलना कम होने लगा। हम परस्पर कतराने लगे। हमारे बीच मोहब्बत बदस्तूर थी, पर बातचीत में हम थोड़ा कटखने हो गए। एक बार हम लोग छुट्टियों में अपने अपने घर गए। लौटने पर हम सभी थके और हारे हुए लग रहे थे। हमने अपने माता पिता परिचितों को निराश किया था, जिससे वे चिढ़ गए थे। उन्होंने हमें हिकारत से देखा था और हम हार गए थे, थक गए थे। फिर भी हमने तय किया कि हम घर चले जाएंगे। हम कुटिया पर इकट्ठा होने वाले थे, अपने अपने घरों को प्रस्थान करने के लिए। हम खुशी या फायदे के लिए नहीं वापस हो रहे थे। हम मजबूर थे, क्योंकि यहाँ तो जीना मुहाल हो गया था, गुजारा मुश्किल था। बात की कहानी यह कि हम कुटिया पर इकट्ठा हो गए थे। विनोद का यह कमरा आधुनिक शैली का था, पर उसकी जीवन पद्धति ने इस आधुनिकता का कबाड़ा कर दिया था। किताबें और कपड़े हर जगह फैले हुए थे। उसने हर जगह रंगीन तस्वीरें चिपका रखी थी। सबसे पहले त्रिलोकी बहका। वह हाथों में शराब का गिलास लेकर खड़ा हो गया और बोला, भाइयों और बहनों, नेताजी यहाँ कोई लौंडिया नहीं है। प्रदीप चिल्लाया। वह भी हल्के, बहुत हल्के सुरूर में आ गया था। बड़े अफसोस की बात है, त्रिलोकी दुखी होकर बोला, यह भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम जैसे महान युवकों के पास न प्रेमिकाएं हैं और न नौकरियां। हम किसके सहारे जिए? मैं जानता हूँ। लो, मैं बैठ जाता हूँ। पब्लिक साली अब समझदार हो गई है, सवाल जवाब करने लगी है। सवाल जवाब ही तो नहीं कर रही जनता, वरना हमारी यह दशा नहीं होती। दीनानाथ ने धीमे से कहा। त्रिलोकी को छोड़कर बाकी मंडली अभी नशे में नहीं थी। नशे की पूर्वावस्था शुरूर में थी। आखिर हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? मदन मिश्र दार्शनिक अंदाज से बोला। मैंने, यहाँ हम विदाई समारोह के उपलक्ष्य में एकत्र हुए हैं। नहीं, प्रदीप ने कहा, यह बैठक हमारे सुख की शोक सभा है। हमारे पास जो भी सुख था इस बैठक के पहले खत्म हो चुका है। कल से हम दुखी दुनिया के दुखी नागरिक होंगे। हम नागरिक नहीं हैं। दुखी दुनिया के नागरिक मजदूर और किसान होते हैं,
जिनके श्रम का शोषण होता है। हमारे पास तो सामाजिक श्रम करने का अधिकार भी नहीं है। त्रिलोकी तैश में आ गया था। जिसके पास कोई काम नहीं होता वह आदमी नहीं होता। हम आदमी नहीं हैं। इस व्यवस्था में हमें आदमी नहीं रहने दिया। हमसे हमारा होना छीन लिया गया है। त्रिलोकी सुबकने लगा। वह सिर झुकाए सुबक रहा था, जैसे काट मार गया हो। हम सब स्तब्ध हो गए। इस बात को कृष्णमणि ने सबसे पहले भांपा। वह आहिस्ते से त्रिलोकी के पास गया और उसके लटके हुए मुंह से एक सिगरेट लटका दी। नेताजी, ईश्वर एक दिन तुम्हारी सुनेगा जरूर। तुम इसी तरह भाषण करो, लेकिन भाषण के बाद असल में सुबकना छोड़ दो तो एक दिन सच्ची मुच्ची में नेता हो जाओगे और मौज करोगे। हम एक दिन मर जाएंगे और कोई जानेगा भी नहीं। विनोद मेजबानी भूला नहीं। आप लोगों में जिसके गिलास खाली न हो, कृपया उन्हें जल्द खाली कर ले। यह साकी जाम का दूसरा पैक ढालने के लिए उतावला है। काश आज हम किसी रूपसी के हाथ पीते तो रात कितनी हसीन होती। रघुराज था। मार साले को। हमने चौंक कर देखा। प्रदीप था। उसे भी चढ़ गई थी। हम दूसरा पैक पीने लगे। रात और ठंड दोनों बढ़ गई थी। दीनानाथ ने उठकर खिड़कियां बंद कर दी। हमने सिगरेट सुलगा ली। उनका धुआं कमरे में उमड़ने लगा। मदन ने घूंट लेकर सिगरेट पी और कहा, रोज मेरी मृत्यु होती है। रोज कई कई बार मेरी मृत्यु होती है। कोई मुझसे पूछता है तुम क्या करते हो और मैं मर जाता हूँ। मार साले को। प्रदीप धुत्तो होने के करीब पहुंच गया था। वह किसे मारना चाहता था? तुम लोग समझते होगे मैं नशे में हूँ, लेकिन मैं होशो हवास में कह रहा हूँ। बेरोजगारी के कारण मैं कई कई बार रोया हूँ। पिछली बार का रक्षाबंधन था। बहन को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। बहन ने मेरे सिरहाने की किताब में चुपके से 100 का नोट रख दिया। उसे पॉकेट में रख खूब रोया। मैंने उसे कुछ नहीं दिया। वह नोट अब भी मेरी डायरी में रखा है। मैं उसे देखता हूँ और उदास हो जाता हूँ। कृष्णमणि अपने चेहरे पर हाथ फेरने लगा। माँ बाप दो आंखें नहीं करते, यह झूठ है। विनोद ने एक सांस में कह डाला। मेरे माँ बाप मेरे कमासुद भाई की चापलूसी तक करते हैं, पर मुझे देखकर जल भुन जाते हैं। और मेरा पिता से कोई संवाद नहीं। एक दिन उन्होंने गुस्से में चीख कर कहा, लोग पूछते हैं कि तुम्हारा बेटा क्या करता है। मैं क्या बताऊं उन्हें? बोल, जवाब दे, बोल। उसी दिन से हम एक दूसरे से नहीं बोलते। दीनानाथ आंखें स्थिर कर कुछ सोचने लगा। कहीं खो गया था वह। लो, मैं भी बता देता हूँ। रघुराज ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं। मैं अपना रहस्य खोलता हूँ। अब हम जा रहे हैं तो क्या छिपाना। मैं लड़कियों के पीछे कभी नहीं भागा। मैं एक कपड़े की और एक दवा की दुकान पर पार्ट टाइम काम करता रहा। मालिक मुझे 250 रुपये का चाकर समझते रहे। मैं वह चुप हो गया। उसकी आवाजें फंसने लगी। मंडली अवाक थी रघुराज की बात से। रघुराज ने अपना चेहरा फिर घुटनों में छिपा लिया। हम सभी ने अपनी राम कहानी कही। हमने तीसरा पैग पिया। हमने चौथा पैग पिया। पांचवा पिया। हम लुढ़कने लगे। विनोद ने कहा, हम खाना कैसे खाएंगे? भविष्य में हमें भूखे रहना है। हम आज भी भूखे रहेंगे। मदन डावाडोल होते हुए खड़ा हो गया। हम सभी खड़े हो गए। हम कुटिया के बाहर खड़े थे, अलग अलग दिशाओं की तरफ जाने के लिए। रात गाढ़ी थी और हवा सरसरा रही थी। हमारे मुंह बंद और चेहरे भिजे हुए थे। अच्छा दोस्तों, रघुराज ने गला साफ करते हुए दोबारा कहा, अच्छा दोस्तों, अब विदा होते हैं। एक क्षण सन्नाटा रहा। फिर अचानक हम सब लोग रो पड़े। हम सारे दोस्त फूट फूट कर रो रहे थे। उस दिन अलग होने से पहले हमने तय किया, हम में से यदि कोई कभी सुखी हुआ तो सारे दोस्तों को खत लिखेगा। लंबा समय बीत गया इंतजार करते। किसी दोस्त की चिट्ठी नहीं आई। मैंने भी दोस्तों को कोई चिट्ठी नहीं लिखी। तो ये थी कहानी चिट्ठी। आप सबको कैसी लगी कहानी? कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।